तो हेलो नीटेरोस, कैसे हो आप लोग? एकदम शानदार। लास्ट लेक्चर हमने कहाँ छोड़ा था? ऑप्टिकल आइसोमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के। तो आपने एक वो मूवी देखी होगी, कौन सी थी वो? माउंटेन मैन। देखिए, दशरथ मांझी। तो उसका एक फेमस डायलॉग था, कौन सा? तो का कल लगता था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिमिलरली हम जब तक नीट फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसी थॉट के साथ हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेर कंटिन्यू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली आज हमें प्रोजेक्शंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? प्रोजेक्शंस से स्टार्ट करना है कि एक कायरल कार्बन या किसी कार्बन को sp3 कार्बन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला आता है आपका वेज डैश प्रोजेक्शन 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं? सॉरी, किस टाइप का पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? वेज डैश टाइप का कॉन्फ़िगरेशन या प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो नॉर्मल लाइन से दिख रहा है, ये क्या है? आपका स्क्रीन का प्लेन है। ओके, जो डेड डैश लाइन दिख रहा है आपका इनसाइड द स्क्रीन है, और जो वेज दिख रहा है आपको, जो सॉलिड ये वाला ग्रुप दिख रहा है आपको, वेज, इसको वेज बोलते हैं। वेज, ये आपका कैसा है? डैश। तो डैश आपका इनसाइड द प्लेन है, वेज आपका आउटसाइड द प्लेन है। ओके, तो ये क्या आपका वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन 3D रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली आपका फिशर प्रोजेक्शन, फिशर ने क्या किया था? sp3 कार्बन को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया था। क्या किया था? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो क्या है आपका? ये आपका कार्बन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। ओके, सिमिलरली ऐसे ये कार्बन है आपका, ये कार्बन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपकी वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस पर अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। इसका यूज़ क्या है हम आगे देखेंगे। नाउ सोहर्स, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल को हल्का सा एंगल से देखो। कैसे देखो? हल्का सा एंगल से जो प्रोजेक्शन दिखाई देती है उसको सोहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे ये दिख रही है हमें, कैसी दिख रही है? हल्का सा टेढ़ा देखेंगे, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। नाउ न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं? दो कार्बन सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए होना क्या चाहिए आपका? फ्रंट कार्बन कैसे डिनोट करते हैं? पॉइंट से। बैक कार्बन कैसे? सर्कल से। अब उनके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्रुप्स लगे हो तो उनको लगा देते हैं। जैसे आपका फ्रंट कार्बन दिख रहा है, ये बैक कार्बन दिख रहा है, और जो आपका लाइन से दिख रहे हैं इन पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। इनका यूज़ क्या है आगे हम क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे सब समझ में आएगा। ओके, नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे देंगे कि ये ए कंपाउंड आपका बी से ऐसे अलग है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है लाइट, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये सारा हम कॉन्फ़िगरेशन से सीखेंगे। फाइन। पहला आपका D&L कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। इसमें क्या करते हैं? वही पोलरीमीटर ट्यूबवेल एक्सपेरिमेंट, आपका नॉर्मल लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराएंगे, देन एनालाइजर लगाएंगे। एनालाइजर पे हम लोग चेक करेंगे कौन सी लाइट, कौन सा कंपाउंड आपका क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, कौन सा कंपाउंड आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन करने वाले कंपाउंड आपके कैसे होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन करते हैं वो कैसे होते हैं? लीवो रोटेटरी। ओके, तो ये तो आपका कैसा है? पूरा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पता होना चाहिए कौन सा लीवो रोटेटरी है, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। नाउ दूसरा आता है आपका RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है आपका। इससे थ्योरेटिकली डिटरमाइन, इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया गया। एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने थ्योरेटिकली बताया है। थ्योरी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल बेसिस है। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया, RS सिस्टम। देन आता है आपका DL कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। एक अगर ऐसा होगा तो दूसरा आपका अलग टाइप का होगा। ये रिलेटिव है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। ओके, ऐसा आपका थ्रायो एंड एथ्रो, ये भी आपका रिलेटिव है। एक को देख के दूसरे का आपको पता चलता है क्या होगा। ओके, तो ये दोनों आपके रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करेंगे? D और L तो पढ़ना नहीं, हम स्टार्ट करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन। ओके,
क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, आर एस कॉन्फिगरेशन। आर एस में क्या होता है आपका, आर फॉर होता है रेक्टस और एस फॉर क्या होता है, सिनेस्टर। रेक्टस क्या आपका क्लॉकवाइज रोटेशन को डिनोट करता है, सिनेस्टर क्या करता है आपका एंटी क्लॉकवाइज से। देखिए आर एंड एस आपका थ्योरेटिकली डिटरमाइंड है, लेकिन डी एंड एल जो स्मॉल डी एंड एल है वो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जो आपका डी एंड एल का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, उसका आर और एस से कोई लेना देना नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, समझ रहे हो। तो इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एग्जैक्टली रियल है, ये थ्योरेटिकली डिटरमाइंड है। ओके, नाउ रूल्स क्या होते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। सबसे पहले देखो, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP रूल पढ़ाया था केन इनगोल्ड प्रीलॉग ने, एक सेट ऑफ रूल्स दिया था प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कि किसको पहले नंबर 1 देंगे, किसको 2 देंगे। अगर ये आपने CIP रूल नहीं पढ़ा तो पहले आप उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर देखिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP रूल। सेकंड, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल पोजिशन इन फिशर प्रोजेक्शन, देन वी लुक फॉर 1 2 3। हमारा एरो कैसे चलता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। एरो ड्रॉ करते हैं ऐसे या ऐसे। ओके, ऐसे एरो ड्रॉ करते हैं 1 2 3। अगर आपका वो एरो क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ठीक है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपका वर्टिकल है, या तो ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो ही हम 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज R बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज S बोलेंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वर्टिकल पोजीशन प्रेजेंट नहीं है जब और हॉरिजॉन्टल पोजीशन प्रेजेंट है, देन वी लुक फॉर, देखो ऐसा होगा हॉरिजॉन्टल पे या ऐसा होगा हॉरिजॉन्टल पे, तो 3 2 1 R आपका क्लॉकवाइज, S आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दिख रहा है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो कैसे देखेंगे, 3 2 1, वर्टिकल पे है तो 1 2 3, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। नाउ इसको करते हैं क्वेश्चन को। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आयोडीन को, देन ब्रोमीन को, देन क्लोरीन को, देन फ्लोरीन को। फ्लोरीन कहाँ है आपका, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट वर्टिकल, तो क्या देखेंगे हम लोग 1 2 3, 1 2 3। तो देखो कैसा आएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, एस। तो ये कार्बन सेंटर जो आपका ये बना हुआ है, ये किस कॉन्फ़िगरेशन का है, एस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, ऐसे अब दूसरा वाला करिए ज़रा, 1 2 3 4। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टल पे। क्या देखेंगे, 3 2 1, 3 2 1 देखेंगे तो देखिए 3 2 1, शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेस करना है, 3 2 1। तो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। 3 2 1 में क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या होगा आपका R कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा क्लॉकवाइज में R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाला सेंटर जो है आपका R कॉन्फ़िगरेशन का है। ओके, नाउ इसमें ये वाला चेक करो, इसमें ये वाला चेक करो। ये सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा हो, तो 1। ओके, देन कार्बन, कार्बन इसमें ऑक्सीजन, तो इसको 2 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, इसको 4। फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल पे क्या देखेंगे, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। कैसा आएगा आपका R, कैसा है क्लॉकवाइज है, रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज। इसमें देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन वाले को, देन इसको, देन इसको, देन इसको। फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल पे 3 2 1, फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल पे 3 2 1, तो क्या है आपका क्लॉकवाइज R। ओके, इसमें देखो ज़रा, इसका चेक करना है और इसका चेक करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। दूसरी प्रायोरिटी आपकी पूरी इस ग्रुप को मिलेगी, किसको मिलेगी, इस ग्रुप को। थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ एट हॉरिजॉन्टल, तो क्या देखेंगे, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। तो कैसा है आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, S। ओके, नाउ इरेज करते हैं इसको। अब हमें देखना है इस कार्बन का। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्लोरीन को, देन आपकी इस पूरे ग्रुप को,
3 और ये है आपका 4। फिर से 4 आपका प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल पे 3 2 1 देखेंगे, 3 2 1 तो कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आया तो इसकी प्रायोरिटी, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा आपका, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा आपका, कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर। ओके, नाउ इसमें देखते हैं ये वाले की और इस वाले की। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बी आर, सॉरी, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बी आर को 1, देन आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको मिलेगी 2, इस पूरे को मिलेगी आपको 3, इसको 4। ओके, तो फिर से 4 आपका किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे। तो क्या देखेंगे, 3 2 1, 3 2 1 क्या है आपका, आर, क्लॉकवाइज। ओके, नाउ इस सेंटर की देखिए कैसे आएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सॉरी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ओ एच को 1, सेकंड मिलेगी इसको, नहीं, सेकंड किसको मिलेगी, सेकंड मिलेगी आपको इसको। देखिए इससे अटैच कार्बन है, इससे अटैच ये वाला कार्बन भी है। ओके, इस कार्बन से बी आर अटैच है, इस कार्बन से ऑक्सीजन से अटैच है। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो फोर्थ अगेन आपका किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल। क्या देखेंगे, 3 2 1, क्या देखेंगे, 3 2 1, 3 2 1 कहाँ है हमारा, 3 2 1 कैसा आया, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा आएगा आपका एस। ओके, ये सेंटर आपका एस आएगा, ये सेंटर आपका आर आएगा। क्लियर है सब, एनी डाउट, नो? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको, अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप ऑड एक्सचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, किसी मॉलिक्यूल का एक उस सेंटर का रिवर्स। जैसे किसी मॉलिक्यूल में 2-3 आपके कायरल कार्बन है, अगर आप उसके अंदर उसके एटम्स की पोजीशन, उसके ग्रुप्स की पोजीशन आप कितने बार, ऑड बार चेंज करते हो, कितने बार चेंज करते हो, ऑड बार, तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। आर था तो एस हो जाएगा, एस था तो आर हो जाएगा। तो कैसे बनेंगे, एनेंशियोमर्स। अगर पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी आपके कायरल सेंटर थे सबका आपने रिवर्स कर दिया तो क्या बनेगा आपका, एनेंशियोमर्स। अगर एक का ही रिवर्स किया तो एनेंशियोमर तो नहीं बनेगा, इतना क्लियर है, क्योंकि मिरर इमेज बनाएंगे तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन आपका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो अगर सारे के सारे कायरल सेंटर्स का आप क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन ऑड, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर दे रहे हो, यानी ऑड चेंजेस कर दे रहे हो, ऑड एक्सचेंज कर दे रहे हो, तो क्या होगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा, एनेंशियोमर्स बनेंगे। अगर इवन एक्सचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, सेम। अगर नहीं समझ में आया तो अब आगे हम एग्जाम्पल कराएंगे और देखेंगे कैसे करते हैं ये सब। देखो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश जो है आपके, इसके अंदर आर एस कैसे लिखते हैं, आर क्या होगा, एस क्या होगा। इसके लिए सबसे पहला रूल है आपके लिए, फर्स्ट ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एट डैश पोजिशन बाई इवन नंबर एक्सचेंजेस। देखिए, आपको जो मॉलिक्यूल दिया जा रहा है उस मॉलिक्यूल को आपको चेंज नहीं करना है। तो अभी मैंने बताया था इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो आप करते हो ग्रुप्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल सेम रहता है। ठीक है, क्या रहता है, मॉलिक्यूल आपका सेम रहता है। तो फर्स्ट ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एट डैश पोजीशन बाय इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। फिर देखना है 1 2 3 हमारा है तो आर क्लॉकवाइज, एस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे लाना है, देखो जैसे हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने, 2 करूँ, 4 करूँ, 6 करूँ, 8 एक्सचेंजेस करूँ। पहले मैं क्या करूँगा, पहले करूँगा मैं इन दोनों को एक्सचेंज, क्या करूँगा, इन दोनों को एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया मेरा, ये आयोडीन आ गया। ओके, एक एक्सचेंज कर दिया मैंने। अगेन क्या करूँगा मैं, इसका और इसका एक्सचेंज करूँगा। ओके, तो ये यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया। तो पहला एक्सचेंज हमारा, दूसरा एक्सचेंज हमारा, तो 2 एक्सचेंज किए, मतलब हमने इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किए। मॉलिक्यूल जो ये था वही ये है,
ओके, मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हुआ है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल में चेंज नहीं आता है। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कैसा है, डैश पे, तो क्या लिखेंगे, इसका नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 और 4। फोर्थ प्रायोरिटी हमारा डैश पे, क्या देखेंगे 1 2 3, घुमा दो ये 1 2 3, 1 2 3 में कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, इस कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एस। अगेन ये हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमें कहाँ ले जाना है, डैश पे, कहाँ ले जाना है, डैश पे, और इवन नंबर एक्सचेंज करके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका फ्लोरीन क्लोरीन को एक्सचेंज करने दे रहा हूँ और आयोडीन ब्रोमीन को एक्सचेंज करने दे रहा हूँ। ओके, तो फ्लोरीन क्लोरीन की जगह एक्सचेंज होगा तो थर्ड नंबर मेरा यहाँ आएगा, फोर्थ नंबर यहाँ आ जाएगा। ओके, आयोडीन ब्रोमीन चेंज करूँगा तो 2 नंबर मेरा यहाँ आएगा, 1 नंबर यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ से अरेंज कर लो, 1 2 3 देखना है, 1 2 3 क्या बना, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, तो ये कार्बन सेंटर कैसा होगा आपका, आर, रेक्टस। ओके, बनेगा आर, फाइन। ये देखिए अब मैंने बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं बस नंबर की पोजीशन लिखूँगा, कौन सा नंबर किससे एक्सचेंज कर रहा हूँ। पहले तो मैंने एक स्टेप मैंने ये वाला चेंज किया था, ओके, दूसरे स्टेप में मैंने ये चेंज किया, एक साथ ही लिख दिया, तो 2 मेरा यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ आ गया, फोर्थ यहाँ आ गया, और ये फोर्थ मेरी ये पोजीशन कौन सी थी, डैश पोजीशन। अगर डैश पोजीशन में मेरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा तो मुझे जो चाहिए वो हो जाएगा। और इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करने, ऐसा नहीं कि एक किया, एक करेंगे तो मॉलिक्यूल आपका वो सेंटर आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर लेगा जिस सेंटर पे आप ऐसा करने वाले हो। इसको देखो ज़रा, पहले तो नंबर लिखो, सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन को, देन ऑक्सीजन, देन ये। ओके, अब देखो कैसे कर देंगे, पहला एक्सचेंज कर दो यहाँ से, फिर दूसरा एक्सचेंज कर दो। आपको पहला एक्सचेंज करने के बाद कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, 1 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा आपको, 4th यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा। अगेन इनको एक्सचेंज कर दो। ओके, तो 1 यहाँ मिलेगा, 4th यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा। तो कितने एक्सचेंज कर दिया आपने, 2 एक्सचेंज कर दिए, 2 मतलब इवन, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है। ये क्या है आपकी डैश पोजीशन, डैश पोजीशन ये है, तो नंबर लिखो 1 2 3, कैसे निकालेंगे, 1 2 3 कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो कैसा हो जाएगा, सिनिस्टर, एस। ओके, नाउ इसमें फिर से प्रायोरिटी लिखना चालू करो। सबसे पहले किसको देंगे, 1 2 3 4, फोर्थ प्रायोरिटी ऑलरेडी हमारा डैश पोजीशन पे है, तो क्या देखेंगे 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज मतलब आर, रेक्टस। नाउ इराथ्रोथ्रियो कॉन्फ़िगरेशन, पहले हमने क्या देखा, वेस्ट डैश देखा हमने, सॉरी वेस्ट डैश तो हमारा प्रोजेक्शन था, हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखा, हमने इराथ्रोथ्रियो देख रहे हैं अब। ओके, इराथ्रोथ्रियो क्या थे आपके, इराथ्रोथ्रियो आपके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन थे। ओके, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे, कंपेयर करेंगे 2 मॉलिक्यूल को। डिफाइंड इन फिशर प्रोजेक्शन हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम, किसमें फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल लिखा होना चाहिए और जिसमें 2 कायरल कार्बन एटम्स हो, उन्हीं के लिए इराथ्रोथ्रियो डिफाइंड है। ओके, मेनली फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 कायरल सेंटर्स, मेनली आपके उन मॉलिक्यूल्स के लिए इराथ्रोथ्रियो यूज़ करते हैं जिनका पास 2 कायरल सेंटर हैं। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ये वाली इंपॉर्टेंट, इराथ्रो मतलब सिमिलर ग्रुप सेम साइड, थ्रियो मतलब सिमिलर ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड। ओके, सिमिलर ग्रुप आपके सेम साइड हैं तो इराथ्रो, ऑपोजिट साइड हैं तो थ्रियो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और आपके लिए, नोट, इराथ्रोथ्रियो आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। इराथ्रोथ्रियो क्या होते हैं आपके, डायस्टीरियोमर्स होते हैं ईच अदर के, एक दूसरे के। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं आगे बताऊंगा, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक चीज़ और है जो मैंने लिखी नहीं है, एक चीज़ आपको ओरली बताता हूँ, जो आपके जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं,
इनको भी अगर आपस में कंपेयर करो तो ये भी आपके डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। ओके, तो क्या देखना है, इरेथ्रोथ्रियो। जैसे बी आर कहाँ है हमारे, सेम साइड है। ओके, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इरेथ्रो। ये बी आर हमारे ऑपोजिट साइड चले गए, ऑपोजिट साइड, तो क्या लिखेंगे, थ्रियो। क्लियर है। अब हमारा डीएल कॉन्फ़िगरेशन, क्या, डीएल अप्लाइड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स। जो हमारा डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ये भी कैसा रिलेटिव है, एक दूसरे को एक के रिस्पेक्ट में बताते हैं हम लोग। और ये किसके लिए जनरली बनाया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स कह दो थोड़ा बहुत। बेसिक यूनिट क्या है डीएल कॉन्फ़िगरेशन की, जिस पे डिसाइड किया गया है डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड आपकी बेसिक यूनिट है डीएल कॉन्फ़िगरेशन की। ग्लिसरॉल्डिहाइड होती क्या है, कार्बन होगा जिसका ये कायरल सेंटर होगा, ये H है, ये CH2 OH लगा हुआ है एक साइड OH लगा हुआ है, एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ये आपका क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, ये आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड है। फाइन। नाउ इसके लिए रूल्स क्या हैं आपके डीएल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं आपके, सेट ऑफ रूल्स। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो होगा आपका मॉलिक्यूल में शुड बी प्रेजेंट एट टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन। जो आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें जो आपका मॉलिक्यूल का मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा उसको टॉप पे रखना है, जैसे COOH होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक, देन अल्काइल ग्रुप या CH2 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन इन द फिशर प्रोजेक्शन। जो फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें अल्काइल ग्रुप या CH2OH ग्रुप आपका बॉटम पे होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप पे, बॉटम पे आपका अल्काइल ग्रुप या CH2OH। ओके, नाउ रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 या OH एट लोएस्ट कायरल कार्बन। रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 या OH। OH होगा आपका जनरली कार्बोहाइड्रेट्स में, NH2 होगा आपका जनरली अमीनो एसिड्स में। ओके, या तो NH2 की या OH की पोजीशन आपकी लास्ट कायरल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लास्ट कायरल कार्बन पे देखना है आपको। लास्ट कायरल कार्बन पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 या OH की, तो क्या होगा आपका रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2/OH एट लोएस्ट कायरल कार्बन देखेंगे तो उससे क्या डिफाइन होगा आपका D एंड L एट हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, मैं L फॉर लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड आपका लास्ट कायरल कार्बन एटम पे लेफ्ट साइड आपका NH2 या OH प्रेजेंट होगा तो उसको L कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, L फॉर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। ओके, ये हमारी ट्रिक थी। अब जैसे देखो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप हमारा टॉप पे प्रेजेंट होना चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप हमारा टॉप पे प्रेजेंट है, अल्काइल बॉटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब रिलेटिव पोजीशन ऑफ OH या NH2, अगर राइट साइड है तो D कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड है तो L कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये हमारे ये क्या है, हमारा D कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है हमारा L कॉन्फ़िगरेशन। फाइन। नाउ इसमें देखिए जरा, पहले देखिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप आपका टॉप पे होना चाहिए है, अल्काइल रेडिकल या CH2OH आपका अल्कोहलिक ग्रुप बॉटम में होना चाहिए है। अब देखो लास्ट कायरल, पहले कायरल कार्बन एटम ढूंढो और फिर उसके बाद लास्ट कायरल कार्बन एटम ढूंढो। लास्ट कायरल कार्बन एटम कौन सा होगा आपका, ये वाला, ग्लूकोज के बताए थे ना कायरल कार्बन एटम्स कौन कौन से होते, ये होगा आपका लास्ट कायरल कार्बन एटम्स। ये क्या है आपका, ये है राइट साइड प्रेजेंट, ये है लेफ्ट साइड प्रेजेंट, तो ये क्या है D ग्लूकोज, ये क्या है L ग्लूकोज। ओके, नाउ क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ D ग्लिसरॉल्डिहाइड। वीडियो पॉज करिए और इसको करिए। एक ऑप्शन ये है और दो ऑप्शन आपके ये हैं, थर्ड ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन ये है। चारों का जो कंडीशंस हैं L और D लिखने के लिए उस कंडीशन को फुलफिल करिए, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करिए, क्योंकि मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए आपका, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके वो कंडीशन फुलफिल करिए और बताइए D ग्लिसरॉल्डिहाइड कौन सा है।
ठीक है, वीडियो पॉज करिए, करिए क्वेश्चन। कर लिया? अब मैं करूं? देखिए, पहले तो नंबरिंग कर देंगे इनकी सभी की, सबसे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। अब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पे पहुंचना चाहिए, तो इनको आपस में एक्सचेंज कर दो। ओके, एक बार एक्सचेंज करेंगे तो काम नहीं चलता। ओके, तो क्या करेंगे, पहले तो एक्सचेंज करके लिख देता हूँ मैं। 2 नंबर यहाँ आ गया, 1 नंबर यहाँ आ गया, 4 नंबर यहाँ आ गया, 3 नंबर यहाँ आ गया। 3 पे जो लिखा है उसको सबसे नीचे ही रखना है, तो अगली बार क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज कर देंगे, इनको एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ। ओके, तो देखो OH हमारा कहाँ आ रहा है, OH क्या था 1, मतलब ये हमारा OH है। OH कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो ये कन्फिग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। सिमिलरली इसके लिए देखिए, अगर मैं इसको और इसको चेंज कर दूँ आपस में, तो क्या होगा, CHO OH H CH2OH। एक बार चेंज किया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगा। हमें 2 बार करना है, तो अगली बार में मैं क्या करूँगा, इनको चेंज कर दूँगा आपस में। तो क्या होगा हमारा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, CHO CH2OH। अब देखो OH कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसको देखो, इसको यहाँ पे चेंज करो आपस में, इनको आपस में चेंज कर दो, तो 2 बार चेंज होगा, हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा। CHO, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ CH2OH आ जाएगा। ओके, ये क्या है हमारा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है हमारा ये, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मिल गया। चौथे वाले को चेक करते हैं ज़रा, इसमें क्या है, इसमें चेंज करेंगे कैसे कैसे, पहले इससे चेंज कर लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ है, CHO यहाँ, CH2OH। एक बार चेंज किया है, एक बार चेंज और करेंगे, इनको आपस में बदल लेंगे। क्या बदल लेंगे इनको आपस में, तो क्या आएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, CHO यहाँ आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ जाएगा। देखो अगेन आपका OH कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड, तो ये क्या है आपका, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 3rd। क्या है करेक्ट आंसर, 3rd जो आपका मॉलिक्यूल बना हुआ है वो क्या आपका, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल एंड इराथ्रोथ्रियो। इराथ्रोथ्रियो भी लिखने हैं, डी एंड एल भी लिखने हैं। डी एंड एल के लिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, दोनों में है। एल्कोहलिक ग्रुप बॉटम पे होना चाहिए, दोनों में है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड हैं तो क्या लिखते हैं, इराथ्रो, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में थ्रियो। पहले इसमें लिख दो क्या है, ये क्या है, इराथ्रो है आपका, ये क्या है आपका, थ्रियो है। ओके, ये आपका थ्रियो है। अब देखो ये लास्ट कायरल सेंटर है, इसमें भी ये लास्ट कायरल सेंटर है। इसमें लेफ्ट साइड है तो एल थ्रायो है, ये राइट साइड है इसमें तो डी थ्रायो है। ओके, क्लियर है, कर लेंगे। नाउ इनेंशियोमर्स क्या होते हैं आपके, मॉलिक्यूल्स विच आर मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज इनेंशियोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में मिरर इमेजेस हों और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। कैसे हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो आपके क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स। जैसे देखो ये रहा, ये हाथ मेरा एक मॉलिक्यूल है, दूसरा हाथ ये मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली ये है। अगर बीच में मैं मिरर डाल दूं तो देखिए मिरर इमेज एग्जैक्टली है ये तो, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। देखो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, समझ रहे हो, लिटिल फिंगर से मेरा थंब कोइंसाइड कर रहा है, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ये क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो क्या है, इनेंशियोमर्स। ये कैसे हैं, अगर मिरर इमेजेस आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इनेंशियोमर इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके, जैसे देखो इसकी मैं क्या बनाऊँ, मिरर इमेज, तो क्या बनेगी, ये बनेगी। मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ क्या ये ओवरलैप करेंगे। ये देखो 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 बेटा, नहीं करे ओवरलैप। एच ओ एच के ऊपर आ रहा,
और राइट साइड आपके HOH के ऊपर आ रहे, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे। तो मतलब ये क्या है आपके इनेंशियोमर्स है, मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब देखिए इनेंशियोमर इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल मॉलिक्यूल्स। अभी बताया था मैंने, जब मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, यही तो कंडीशन आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए थी, ठीक है। तो इनेंशियोमर इज अ रिलेशन बिटवीन टू ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल मॉलिक्यूल्स। Enantiomers have same physical and chemical properties, that's why they can't be separated by fractional distillation। Enantiomers की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सेम, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, जो इनका स्पेशियल अरेंजमेंट है लगभग सेम है, समझ रहे हो। थोड़े से माइनर चेंजेस हैं इनकी, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनेंशियोमर्स की कैसी होती हैं? सेम, इसलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। नाउ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, मतलब इक्यूमोलर, जितना आपका एक एनेंशियोमर है उतना ही आपका दूसरा है। जैसे मिक्सचर किसका 50% डी ले लूँ मैं कोई कंपाउंड, 50% एल ले लूँ, तो क्या होगा वो रेशिमिक मिक्सचर। क्या होगा आपका? रेशिमिक मिक्सचर। अब रेशिमिक मिक्सचर देखो आप, जैसे कि देख सकते हो इसमें 50% डी है और 50% एल है, मतलब 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 50% लीवो रोटेटरी है। तो जब ये आपके एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्या होगा? लाइट तो सीधी चली जाएगी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, मतलब एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल कर रहा है, समझ रहे हो। एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल कर रहा है, इसलिए एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये रेसिमिक मिक्सचर्स। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज एनेंशियोमर्स की याद रखेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बीच का रिलेशन है एनेंशियोमर्स। नाउ डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस। ऐसे कंपाउंड ना तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं ना ही मिरर इमेजेस है। कैसे? ना तो सुपर इम्पोजेबल हैं ना ही मिरर इमेजेस हैं। ओके, जैसे ये वाला कंपाउंड देखिए आप, नॉन मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको देखिए, ये आपके दोनों OH एक साइड हैं, इसमें ये वाला OH ये वाला OH आपका ऑपोजिट साइड है। मिरर इमेजेस तो नहीं है, लेकिन आप देखिए ये सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, समझ रहे हैं, ये आपके सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। तो ये आपस में कैसे होंगे? डायस्टीरियोमर्स। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डायस्टीरियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती हैं, तो इनके फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। डायस्टीरियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स वाई कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है फंक्शनल ग्रुप की वजह से, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि इनके एटम्स में मेजर स्पेशियल अरेंजमेंट जो है उनमें मेजर चेंजेस हैं, समझ रहे हो। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी, बॉइलिंग पॉइंट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी। इसकी वजह से इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बट एनेंशियोमर्स कांट बी। ओके, नाउ व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे याद करने वाली है। सबसे पहले तो मीजो कंपाउंड के लिए किसी कंपाउंड को कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। थोड़ा साइज बढ़ा लूँ इसका मैं, फाइन। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? मॉलिक्यूल्स आपके सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 2 और मोर कायरल कार्बन बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सबसे पहली बात क्या है आपकी? पहली बात तो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल आपके कैसे होने चाहिए? सिमेट्रिकल होने चाहिए। देन आपके 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन एटम होने चाहिए मॉलिक्यूल में। एक कायरल के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि वो आपके हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर एक कायरल कार्बन एटम लेंगे तो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव। इसीलिए मैंने इतनी चीज़ें बार बार वहाँ पे रिपीट की थी कि आपका एक कायरल कार्बन एटम है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव।
अगर कायरल सेंटर है किसी कंपाउंड में तो ऑलवेज तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसीलिए कि यहाँ पे आप मीजो कंपाउंड हुआ, POS हुआ, COS हुआ, इन सब चीज़ों से आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो पीछे स्टेटमेंट में बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, फॉर अगर आपको क्वेश्चन बहुत फ्लुएंसी से करने हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, सबसे पहले तो आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए, देन आपका 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए। फाइन। और ये आपके मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आपका खुद का ही मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो खुद का ही मॉलिक्यूल आपका अगर एक कायरल सेंटर क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है विद इन अ मॉलिक्यूल ही। तो इंटरनल कंपनसेशन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कंपनसेशन हो जाता है लाइट का, इसलिए ये कैसे हो जाते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे देखिए, ये देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बीच में है, तो ये वाला जो होगा आपका, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। ओके, तो कैसा हो जाएगा ये आपका मीजो कंपाउंड। और देखिए जैसे सिमेट्रिकल है, फाइन, 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर्स हैं। ओके, अब क्या है? मीजो इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो क्या है आपका? किसी कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, कोई लाइट को इसी का कोई फॉर्म, जैसे मैं ये ले लूँ, सॉरी ये ले लूँ, ये वाला, इसी की अगर मिरर इमेज ले लूँ मैं, ओके, इसी की मिरर इमेज, तो एक और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो कंपाउंड हो गया आपके, ये क्या होंगे? इनैंशियोमर्स। ना तो इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगी, ना ही ये आपके, सॉरी, ना तो इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगी। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक फॉर्म ऐसा भी होगा जिसमें दोनों OH आपके सेम साइड होंगे, तो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर तो है इस कंपाउंड का, COOH CHOH CHOH COOH का, इस कंपाउंड का मीजो फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर तो है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फाइन, समझ रहे हैं इसकी बात? ये क्या लिखी? मीजो इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म मीजो कंपाउंड? ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आपके मीजो बना सकते हैं? मीजो की सबसे पहली कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कैसे? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पहली बात तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, दिखना चाहिए हाँ इसमें सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 और मोर कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, जैसे देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और आपका यहाँ से अगर मैं सिमेट्री देखूँ तो सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मीजो बना सकता है। कंफर्म नहीं हूँ लेकिन बना सकता है। इसमें देखो सिमेट्रिकली नहीं तो मीजो नहीं बनाएगा। इसमें देखो ये सिमेट्री है, फाइन, तो ये मीजो बना सकता है। इसमें देखो ऐसे सिमेट्री मिलेगी तो ये मीजो बना सकता है। कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली बना ही देगा, बना सकता है, कैन फॉर्म। फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल जो लिखे हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो ज़रा मैं चेक कर दूँ, ये सेंटर, ये सेंटर पे, ये सेंटर और ये सेंटर पे आपके कॉन्फ़िगरेशन क्या है? RS से चेक कर रहा हूँ। ओके, RS से चेक करने के लिए पहले मैं लिखूँगा नंबर, सबसे पहले 1 इसको दूंगा, 2 3 4, 4 आपका डैश पे होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं? इनको आपस में, सॉरी, इनको आपस में चेंज करूँगा और इनको आपस में चेंज करूँगा, मल्टीपल चेंज करेंगे इवन नंबर में, तभी आपका मॉलिक्यूल सेम रहेगा। तो आपका 3 टॉप पे पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्या देखते हैं? 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल आपका R, इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मॉलिक्यूल में फिशर प्रोजेक्शन में फोर्थ प्रायोरिटी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाती है, क्या देखते हैं? 3 2 1, क्या देखते हैं? 3 2 1।
3 2 1 देखिए क्या आ रहा है आपका रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए 3 2 1 में क्या लिखते हैं आर, तो ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, ये भी आर, ये भी आर, तो कैसे हो गए आइडेंटिकल। कैसे हो गए आइडेंटिकल, दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके आइडेंटिकल। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम लोग इनको कॉन्फ़िगरेशन से वेरीफाई करते हैं। इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ये दो सेंटर हैं, ये दो सेंटर, पहले मैं नंबरिंग कर लूँ इनकी अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 से 1 2 3 4 2 3 2 3 कार्बन की आप क्या करेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 2 नंबर कार्बन है, इसका सबसे पहले चेक करते हैं 1 2 किसको देंगे हम लोग, यहाँ पे यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है, यहाँ कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है, तो 2 नंबर इसको देंगे, किसको देंगे इसको 1 2 3 4। फोर्थ आपका हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है 3 2 1 देखते हैं 3 2 1 में कैसा आ रहा है आर, तो आर कैसा होता है क्लॉकवाइज कैसा आ रहा है सिनिस्टर रेक्टस, ओके। सिमिलरली ऐसे थर्ड वाले में चेक करेंगे, थर्ड कार्बन जो है आपका फाइन, ये जो आपका थर्ड कार्बन है इसमें चेक करेंगे 1 प्रायोरिटी इसको मिलेगी, ओके। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी कार्बन से ऑक्सीजन सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी आपकी इसको, देन थर्ड प्रायोरिटी आपकी इसको मिलेगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। फोर्थ अगेन आपका हॉरिजॉन्टल पे आ गया, तो कैसा देखेंगे 3 2 1 अगेन आर आ गया, ये आपका थर्ड कार्बन भी आपका कैसा है आर कॉन्फ़िगरेशन का, कैसा है थर्ड कार्बन भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी आर, ओके। अब इसको कंपेयर करना है इससे, ज़रा देखो सेकंड कार्बन की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ आपका कैसा है हॉरिजॉन्टल, क्या देखेंगे 3 2 1 कैसा आया एस, सेकंड नंबर का कार्बन कैसा आया आपका एस, ओके। इरेज कर देते हैं इसको, फाइन। नाउ अगेन करेंगे, क्या आएगा आपका 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। फोर्थ आपको हॉरिजॉन्टल 3 2 1 देखेंगे, 3 2 1 इसका कैसा आ रहा है 3 2 1 कैसा है अगेन एस। तो देखिए ऊपर के दोनों कार्बन्स का आपका 2 3 का आर आर है, नीचे के दोनों कार्बन का 2 3 का एस एस है, तो क्या है फोटो है इनकी, क्या है मिरर इमेज है, ये दोनों क्या है आपके मिरर इमेज, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गया ना, मिरर इमेज हैं। कैसे नॉन सुपर इम्पोज में, तो क्या लिखेंगे इसको इनैंशियोमर है, ये क्या है इनैंशियोमर है आपस में, क्या है इनैंशियोमर, फाइन। नाउ अब आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ OI, ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कैसे करें, कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। OI को क्या लिखूंगा मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, OA को क्या लिखूंगा ऑप्टिकली एक्टिव, OIA को क्या लिखूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। अब पहला केस बनता है जब आपका मॉलिक्यूल कैसा हो अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल ही नहीं, कोई सिमेट्री ही नहीं है मॉलिक्यूल में, ओके। तो तो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके बराबर होते हैं 2 की पावर n, n क्या है आपका नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और आपके n क्या है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। एक्टिव कितने होंगे इसमें 2 की पावर n ही एक्टिव होंगे मॉलिक्यूल आपके, कितने होंगे 2 की पावर n आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। इनएक्टिव कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे ऑब्वियसली। रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कैसे बनता है 2 मॉलिक्यूल से, एक आपका D होगा तो एक L होगा, तो आपके ऑप्टिकली एक्टिव कितने n, तो रेसमिक मिक्सचर कितने हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कितने 2 की पावर n, तो रेसमिक मिक्सचर कितने हो जाएंगे 2 की पावर n अपॉन 2, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव अपॉन 2 दैट इज 2 की पावर n माइनस 1 आपके कैसे हो जाएंगे रेसमिक मिक्सचर। नाउ
इफ़ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ दिक्कत आना चालू होती है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो n क्या है आपका इवन, क्या है n इवन, तो p की वैल्यू कितनी लिखेंगे n/2। p में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ज्योमेट्रिकल में लिखा था वैसे ही यहाँ लिखते। ऑप्टिकली एक्टिव की वैल्यू होती है 2n-1, ऑप्टिकली इनएक्टिव की वैल्यू आती है 2p-1। तो टोटल आइसोमर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n-1 प्लस 2p-1। अब रेसिमिक मिक्सचर अगर बनाना है मेरे को, रेसिमिक मिक्सचर तो कितने बनेंगे रेसिमिक मिक्सचर हमारे ऑप्टिकली एक्टिव अपॉन 2, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कितने हमारे 2n-1/2। फाइन। रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, आप बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते, ये चीज़ें भूल जाएंगे। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव जितने होंगे उसके आधा। ओके नाउ अब आपका n क्या है, आपका n आपका कैसा हो गया, n आपका ऑड नंबर हो गया। कैसा हो गया n ऑड नंबर। तो p की वैल्यू n+1/2 लिख देंगे। अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते हैं इस केस में, इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं आपके 2n-1 माइनस 2p-1। कितना -2p-1 ये होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होते हैं 2p-1। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कितने 2n-1 माइनस 2p-1। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं 2p-1। तो दोनों को ऐड करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे हमारे 2n-1। तो जब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और n की वैल्यू आपका कैसा हो, n की वैल्यू आपका ऑड हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में n की वैल्यू आपका ऑड हो, तो टोटल आइसोमर्स आते हैं आपके 2n-1। ओके। और रेसिमिक मिक्सचर तो जानते हैं आप लोग, ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियरली दिख रहा है ये मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल मतलब कायरल सेंटर है। n की वैल्यू कितनी है 2 अनसिमेट्रिकल में, कैसी अनसिमेट्रिकल के केस में। ओके तो क्या कितने आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे 2n यानी 2 = 4 कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरियो सेंटर्स बताने हैं। स्टीरियो सेंटर्स होते क्या हैं GI शोइंग एटम्स प्लस OI शोइंग एटम्स। GI शोइंग एटम्स ऐसे कौन कौन से एटम है जो आपके GI शो कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से एटम जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, वो सारे सारे आपके GI में आते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये आपका सेंटर GI शो कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ये देखो क्या एक कायरल सेंटर है आपके, है कायरल सेंटर, तो देखो ये आपका एक स्टीरियो सेंटर में आएगा, ये आपका स्टीरियो सेंटर में आएगा, ये आपका स्टीरियो सेंटर में आएगा और ये आपका स्टीरियो सेंटर। तो टोटल कितने स्टीरियो सेंटर हो गए आपके, टोटल 4 स्टीरियो सेंटर। फाइन। ओके इसमें देखो क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कर रहा है। क्या ये GI शो कर रहा है डबल बॉन्ड, डेफिनेटली कर रहा है GI। तो देखो ये सेंटर आपका स्टीरियो सेंटर में, ये सेंटर आपका स्टीरियो सेंटर में, ये सेंटर आपका स्टीरियो सेंटर में, ये सेंटर स्टीरियो सेंटर में, ये सेंटर स्टीरियो सेंटर में। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए आपके 2 2 4 1 5। ओके नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर कोई मॉलिक्यूल आपका GI भी शो कर रहा है, OI भी शो कर रहा है, तो आपसे डायरेक्ट स्टीरियो आइसोमर्स पूछ ले तब कैसे करने हैं। तो बेसिकली आपका GI के जैसे ही सेम फॉर्मूले होते हैं। अब करना क्या है, अनसिमेट्रिकल में 2n, सिमेट्रिकल में 2n-1 प्लस 2p-1। p इवन के लिए n/2, ऑड के लिए n+1/2। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज n, n क्या है आपका, n है आपका नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्लस नंबर ऑफ GI शोइंग डबल बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, एटम्स मत गिन लेना GI के, GI शोइंग डबल बॉन्ड जितने हैं, जितने डबल बॉन्ड आपके GI शो कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने हैं और कायरल सेंटर कैलकुलेट करने हैं। ओके स्टीरियो सेंटर में GI के दोनों कार्बन इंक्लूड कर रहे थे स्टीरियो सेंटर कैलकुलेट करने में। क्यों,
क्योंकि स्टीरियो सेंटर एक कार्बन सेंटर है, समझ रहे, एक कार्बन है जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर कैलकुलेट करनी है तो डबल बॉन्ड की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रही है, तो डबल बॉन्ड का नंबर कैलकुलेट करना है जो आपका GI शो कर रहा है। फाइन, जैसे देखिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, ये GI सेंटर। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो टोटल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर एंड दैट इज 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 आइसोमर्स। इस मॉलिक्यूल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 16। अरे बेटा एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, ये जो देखिए ये वाला ये एक है, इस पे भी तो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही है, तो n की वैल्यू 4 नहीं होगी, n की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 5, यहाँ कितना आएगा आपका 32। फाइन। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या डबल बॉन्ड कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। जो आपकी साइक्लोअल्कीन्स होती हैं या आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है जब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो 8 या 8 से ज़्यादा हो। क्या ये ज्योमेट्रिकल क्या ये कायरल सेंटर है। क्या ये GI शो कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 1 1 2 3 4 n = 4। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे आपके 2 की पावर 4 यानी 16। ओके, बन जाएंगे 16। ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है कि ENZ नॉमेनक्लेचर लिखिए, D और H में 1, I और NO2 में 1। क्या लिखेंगे इसको, जुसामन Z। फाइन, कर लेंगे ENZ नॉमेनक्लेचर। देखिए इसके बीच में आपको रिलेशन बताना है, A और B मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है, दिख रहा है। क्या आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये आपके सिस ट्रांस है, ये कैसा आपका सिस, ये कैसा ट्रांसफॉर्म है साइक्लोऑक्टेन का, कैसा सिस ट्रांस। एंड सिस ट्रांस इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट, समझ रहे हो। GI जो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं आपस में सारे डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। इनेंशियोमर तो हो नहीं सकता, फोटो दिख नहीं रहा है, इमेज तो इसका मिरर इमेज तो है नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है नहीं क्योंकि स्टीरियो पढ़ रहे, आइडेंटिकल है नहीं, क्या बचा है डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, जितने भी GI हैं आपके सारे डाइस्टीरियोमर्स होते हैं आपस में। नाउ इसके आपके स्टीरियोमर्स आइसोमर्स A हैं, इसके B हैं। ओके, तो कैलकुलेट करना है A + B। ये तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये कैसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये भी हमारा कायरल है, ये भी हमारा कायरल है। ओके, तो n की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए कैलकुलेशन होगी 2 की पावर n = 2 की पावर 2 = 4। इसके लिए 4 आ जाएगी। इसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी 2 की पावर n - 1 + 2 की पावर p - 1। सिमेट्रिकल और इवन में क्या लिखते हैं टोटल आइसोमर्स 2 की पावर n - 1 + 2 की पावर p - 1, मतलब 2 की पावर 2 - 1 + 2 की पावर 2/2। p कितना आएगा इसका 2/2 = 1, 1 - 1 यानी इक्वल टू कितना आएगा 3। तो दोनों का सम कितना आएगा बेटा 3 + 4 = 7। आंसर कितना आएगा C। ओके, A + B की वैल्यू कितनी आएगी C 7। हाउ मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट हैं, कराया तो क्वेश्चन 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 और एक प्लेन आपका ऐसा वाला जिसमें बेंजीन खुद है। बेंजीन है जब प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है, सैंडविच प्लेन। कितने 7 हो गए टोटल। देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स एज अ मीजो कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका
कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमर आपका मीजो कंपाउंड हो सकता है। मीजो कंपाउंड की कंडीशन याद करिए, मॉलिक्यूल पहली बात तो आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल दिख तो रहा है लेकिन ये प्लेन सिमेट्रिकल दिख रहा है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी ख़त्म। ओके, इसमें देखिए सिमेट्रिकल तो है इस प्लेन में लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, ये भी कट गया, यही सही है। इसमें कायरल सेंटर है, ये दोनों आपके कायरल सेंटर हैं। ओके, अब देखिए इसमें मीजो कंपाउंड कैसे बनेगा। जैसे मैं अगर ये बना दूं, ये अगर मैं ये दोनों आपके वेज पे ले लूँ, मिथाइल आपके दोनों कैसे ले लूँ, वेज पे, एमी एमी, बेटा इस प्लेन में ये कैसा हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव यानी मीजो। अभी ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा कंपाउंड होता बेटा, ये डैश 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 एमी, ये वेज एमी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, कैसी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज भी आपकी कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव, समझ रहे हो। तो ये कंपाउंड है जिसका कोई एक स्टीरियो आइसोमर आपका मीजो हो सकता है। वो मीजो कौन सा है, ये वाला। ओके, तो आपका ये जीआई लगभग ख़त्म हो गया है, सॉरी ओआई आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म हो गया है। एक फ्लिपिंग का केस और था, वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे नाइट्रोजन है बेटा आपका, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है आपका DTH। होता क्या है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, फ्लिपिंग करता है। ये आपका लोन पेयर इस तरफ आ जाएगा, सारे आइटम आपके ऑपोजिट साइड चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट केस में क्या होता है आपका, ये आपका एग्जैक्टली अपोजिट बन जाता है, कैसा DTH, ये लोन पेयर। कॉन्फ़िगरेशन इसका जस्ट अपोजिट हो गया। अगर ये आपका एस था तो ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एस था आपका आर हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता है, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्या हो जाता है, ये कंपाउंड फ्लिपिंग की वजह से आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्लिपिंग की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। और कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपके कायरल कार्बन ना होने पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। समझ रहे हो कौन कौन से कंपाउंड आपके, जैसे मैंने जीआई में पढ़ाया था आपका कंजिक्यूटिव पॉलीन्स, क्या कंजिक्यूटिव पॉलीन्स, क्यूमुलेटिव पॉलीन्स, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड। ये अगर आपके इवन नंबर में आ जाते थे डबल बॉन्ड तो आपके जीआई शो नहीं करते थे। मैंने वहाँ पे बताया था वो कंपाउंड आपके ओआई शो करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ए बी लगा दूँ, यहाँ पे मैं ए बी लगा दूँ, क्या लगा दूँ, ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या होगा आपका ओआई शो करेगा, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं 3 ले लूँ डबल बॉन्ड तो ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेनर। मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये प्लेनर हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, पीओएस आ जाएगा। पीओएस आ जाएगा तो ओआई शो नहीं करेगा, मतलब इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स shows GI OI if A is not equal to B। ओके, अगर A नॉट इक्वल टू आपका B है तो ये आपके कंपाउंड OI क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाले होते हैं आपके, जैसे ए नॉट इक्वल टू बी होगा। सिमिलरली एक रिंग भी आपके एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करती, इवन नंबर ऑफ रिंग्स होंगी तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा आपका, तो क्या करेगा, ओ आई आपका शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यही चीज़ आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं होती थी क्योंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता था, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना बंद कर देते थे। ओके, एक और है आपका बाईफिनाइल्स का कंपाउंड जिसमें बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
नीदर ये नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये फ्लिपिंग का ही, फ्लिपिंग तो वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। फ्लिपिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए फ्लिपिंग का और क्यूमुलेटिव पॉलीन्स का और स्पाइरो कंपाउंड जो बैक टू बैक रिंग्स होती हैं उनका, ठीक है। इनमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, तब भी ये कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ओके। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। जीआई से कुछ रिलेट हुआ है यहाँ पे पोर्शन आपका, जैसे सीआईपी रूल, जीआई का लेक्चर देखिए, सीआईपी रूल कनेक्ट कीजिए कैसे, अगर आप सीधा आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर देख रहे हैं। और आपको कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ रह गया हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, लेक्चर पीडीएफ, ओके। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, थैंक यू।